क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं साथियों, हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित टॉपिक है। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अभिप्रेरणा, अर्थात अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी हमारी कक्षा को अंत तक देखिए, जरूर आपको यहाँ से पढ़ लेने के बाद इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आप आसानी से बिल्कुल हल कर पाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक है अभिप्रेरणा। साथियों, अभिप्रेरणा को हम अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। आप सभी साथी जानते हैं अभिप्रेरणा जो हमारा मोटिवेशन शब्द है वो एक अंग्रेजी शब्द है। साथियों, जो मोटिवेशन शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ शब्द है? लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। साथियों, जो अभिप्रेरणा है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ। लैटिन भाषा जो है उसके किस प्रकार के शब्द से बना हुआ है? मोटम शब्द से बना हुआ है, या फिर मूवियर से बना हुआ है। जो हमारा अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम अर्थात मूवियर से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका जो अर्थ है साथियों, अर्थ होता है गति करना, या फिर अंग्रेजी में कहीं हम टू मूव या टू मोशन भी कहते हैं। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, अभिप्रेरणा जो है हमारा मोटिवेशन एक प्रकार का अंग्रेजी शब्द है जो कि लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, मोटम या मूवियर शब्द से। आपको कोई सा भी शब्द देखने को मिल सकता है साथियों, मोटम भी देखने को मिल सकता है और मूवियर भी देखने को मिल सकता है। आरबीएसई बुक में साथियों मूवियर शब्द दे रखा है, ज्यादातर आपको मूवियर देखने को मिलेगा। मूवियर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गति करना, अर्थात टू मूव या टू मोशन। आप सभी साथियों को मैं बताऊं साथियों, अभिप्रेरणा क्या होती है? अर्थात गति करना, किसी भी हमारे व्यवहार में गति उत्पन्न कर देती है। अर्थात अभिप्रेरणा जो है एक सामान्य अर्थ में हम कहें एक ऐसी आंतरिक अवस्था जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, वो हमारी अभिप्रेरणा होती है। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया बार बार घोंसला बनाती है, आप उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ देते हो, फिर भी चिड़िया बार बार बनाती है। क्यों बनाती है साथियों? आप सभी साथी दिन में 10 घंटे 8 घंटे जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं साथियों? एक बालक साइकिल चलाना सीखता है, बार बार गिरता है लेकिन फिर भी साइकिल चलाना सीखता है। क्यों? जो साथियों अभिप्रेरणा है वो हमारे इस क्यों का जवाब जो है वो ही हमारी अभिप्रेरणा है। साथियों, मैं बताता हूं आपको कि अभिप्रेरणा क्या है। एक सामान्य परिभाषा के रूप में अभिप्रेरणा जो है एक आंतरिक अवस्था है, एक आंतरिक दशा, एक आंतरिक दशा जो क्या करती है? व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। हम सबको जो व्यक्ति एक आंतरिक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए जो प्रेरित करती है वो हमारी अभिप्रेरणा होती है। अभी हमने जाना हमारे जो क्यों है, इस क्यों का जवाब ही हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं। कोई न कोई तो उसका उद्देश्य होगा, कोई न कोई रीजन जो होगा हमारा, वो ही हमारा क्या है? अभिप्रेरणा है साथियों। इस क्यों का जवाब ही अभिप्रेरणा होती है साथियों। क्यों का जवाब अभिप्रेरणा होती है। हमने भी जाना जो चिड़िया होती है बार बार घोंसला क्यों बनाती है, हम दिन में 8 से 10 घंटे तक क्यों पढ़ रहे हैं। आप सभी साथी हमारे इस YouTube चैनल को अभी देख रहे हो, क्यों देख रहे हो साथियों? इस क्यों का जो जवाब है वो ही हमारी अभिप्रेरणा है साथियों। आप अभिप्रेरित हो इसीलिए, किसके लिए? आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारी अभिप्रेरणा है साथियों। आप अभिप्रेरणा के कारण ही हमारे इस चैनल को देख रहे हो।
तो साथियों अभिप्रेरणा आपको समझ में आ गया होगा। साथियों जो अभिप्रेरणा होता है वो एक प्रकार से हम साइकिल चक्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभिप्रेरणा है उसमें व्यक्ति अभिप्रेरित कैसे होता है, व्यक्ति जो अभिप्रेरित होता है कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों जो स्किनर महोदय है उन्होंने इस अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है, सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा है। अर्थात जो हमारा मोटिवेशन है वो लर्निंग का हाईवे है साथियों, ऐसा कहा है स्किनर महोदय ने। आप सभी साथी देखते होंगे गांव में जो सड़कें होती है उस पर हम गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे चलानी पड़ती है, लेकिन जैसे गाड़ी हाईवे पर चढ़ती है तो हमारी जो स्पीड होती है वो पकड़ देती है। अर्थात इस सीखने का क्या है, सर्वोत्कृष्ट हाईवे है। अर्थात अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति जो सीखता है वो एक सबसे अच्छे तरीके से सीख पाता है। अर्थात अभिप्रेरित व्यक्ति जो सीखता है वो तेज गति से सीख पाता है। आप सभी को समझ में आएगा। और जो ये हमने लिखा कि क्यों का जवाब अभिप्रेरणा होती है साथियों, अभिप्रेरणा जो होती है हमारे क्यों का जवाब देती है। ये कहने वाले जो महोदय थे क्रैच एवं क्रैचफील्ड के द्वारा कहा गया था। आप सभी साथी लिख ले, ये जो परिभाषाएं हैं कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये जो आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जा रही है साथियों। दूसरी परिभाषा हम जानते हैं गुण ने क्या कहा है साथियों, गुण ने कहा है किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है वो ही हमारी अभिप्रेरणा होती है। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा होती है। साथियों आप सभी को इन परिभाषाओं से यह समझ में आ गया होगा कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब हमारे अभिप्रेरणा के कारण ही होता है। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जानेंगे मोटिवेशन साइकिल के बारे में अर्थात अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। साथियों जो अभिप्रेरणा होती है, एक बात और बता दूं, इसको सीखने का हृदय भी कहा जाता है। आप सभी साथी ध्यान कर ले, सीखने का हृदय भी कहते हैं इसे। और आप सभी ने जब हमारे पिछले अधिगम की कक्षा पढ़ी होगी, अधिगम के जब सोपान बताए थे तो अधिगम को सीखने का पहला और महत्वपूर्ण जो चरण है वो अभिप्रेरणा को ही माना गया है। अधिगम का पहला और जो महत्वपूर्ण चरण था वो इस अभिप्रेरणा को ही माना गया था साथियों। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले साथियों। आप सभी साथी हमारे सेशन में बने रहे। साथियों आपको आशा करता हूं आसानी से समझ आएगी कि अभिप्रेरणा क्या होती है, व्यक्ति जो अभिप्रेरित होता है वो कैसे होता है, अभिप्रेरणा हमें क्या फायदा करती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें अभिप्रेरणा के, सभी आपको समझने में आसानी होगी। साथियों हम चर्चा करेंगे अब अभिप्रेरणात्मक चक्र के बारे में। व्यक्ति जो अभिप्रेरित होता है वो कैसे होता है। अर्थात या हम कहें अभिप्रेरणात्मक चक्र को, ये जो बात करेंगे हम अभिप्रेरणात्मक चक्र की, इसे हम एक प्रेरणा के स्रोत के बारे में कह सकते हैं कि प्रेरणा हमें कैसे उत्पन्न होती है, अर्थात व्यक्ति अभिप्रेरित कैसे होता है। साथियों अभिप्रेरणात्मक चक्र के महत्वपूर्ण रूप से 3 सोपान बताए गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से आपसे पूछा जा सकता है कितने सोपान है। 3 सोपान बताए गए साथियों। जिसमें पहला और महत्वपूर्ण सोपान है साथियों हमारा आवश्यकता। क्या है साथियों, आवश्यकता है जिसको हम अंग्रेजी में नीड कहते हैं। साथियों हम अभिप्रेरित कब होते हैं, व्यक्ति को दैनिक जीवन में कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है। व्यक्ति जो जीवन में जो कुछ भी जीता है, जीवन जीता है अपना, उसमें व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की वस्तु की या किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती रहती है साथियों। जैसे आवश्यकता जो होती है किसी की कमी या अति से उत्पन्न होती है।
किसी भी चीज की कमी या अति से जो उत्पन्न अवस्था होती है वो हमारी आवश्यकता कहलाती है। जैसे हम लिखे यहां पर, किसी भी चीज की कमी या अति से उत्पन्न अवस्था क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। जैसे साथियों, आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आपको शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आपके शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो किसके द्वारा पूर्ति होगी? भोजन के द्वारा। तो आपकी आवश्यकता क्या है? भोजन है साथियों। शरीर की ऊर्जा को जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आपकी आवश्यकता है वो भोजन है। आपको प्यास के अर्थात आपके शरीर में तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है, कमी हो जाती है, तभी आपको क्या लगती है? प्यास लगती है। उसी प्रकार से अति क्या है? जैसे आपके शरीर में जो मलमूत्र इत्यादि जो पदार्थ होते हैं वो आपके शरीर में अत्यधिक हो जाते हैं, उनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो आपकी आवश्यकता होती है उनको निष्कासित करने की। तो आप में कौन सी आवश्यकता उत्पन्न हुई? निष्कासन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार की हमें जो किसी भी चीज की जो कमी होती है या अत्यधिकता होती है वो हमारी आवश्यकता को जन्म देती है। इसी प्रकार जो आवश्यकताएं होती है वो हमारी दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है। आप सभी साथी ध्यान रखें, आवश्यकता जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। हम इन दो प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली जो आवश्यकता है हमारी साथियों, इसे हम शारीरिक या जैविक आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक या जैविक आवश्यकता कहते हैं। साथियों, जो शारीरिक या जैविक जो आवश्यकता होती है, आप सभी साथी जानते होंगे, शारीरिक या जो जैविक आवश्यकता होती है वो बाय बर्थ होती है, अर्थात जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात हो सकती है, जन्मजात होती है, हो सकती है नहीं साथी, जन्मजात ही होती है ये। अर्थात ये जो आवश्यकता होती है अनिवार्य होती है, व्यक्ति को इनकी पूर्ति करना आवश्यक ही होता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, व्यक्ति को इनकी पूर्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अनिवार्य आवश्यकता भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा शारीरिक जैविक आवश्यकता, अर्थात हमारे शरीर से जो संबंधित आवश्यकता होती है वो हमारी शारीरिक या जैविक आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति जरूरी होती है, व्यक्ति इनके बिना जीवित नहीं रह सकता है। जैसे साथियों, भोजन, क्या व्यक्ति भोजन खाए बिना जीवित रह सकता है? पानी, ऑक्सीजन, साथियों काम, ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं ये क्या है? हमारी शारीरिक अर्थात जैविक आवश्यकता है, जिनकी पूर्ति जरूरी होती है व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन जीने के लिए। साथियों, अगली जो आवश्यकता है हमारी दूसरी, उसे हम सामाजिक या कृत्रिम आवश्यकता कहते हैं, जिसे हम कृत्रिम आवश्यकता भी कहते हैं। साथियों, जो सामाजिक या कृत्रिम आवश्यकता होती है वो व्यक्ति में जन्मजात नहीं होती है, व्यक्ति में जन्म से नहीं पाई जाती है। ये जो आवश्यकताएं होती है व्यक्ति समाज से अर्जित करता है, वातावरण में रहकर अर्जित करता है। कैसी आवश्यकताएं होती है साथियों? व्यक्ति क्या करता है? इसका समाज या वातावरण में रहकर अर्जित करता है। व्यक्ति समाज या वातावरण में रहकर अर्जित करता है, और इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है इनकी पूर्ति बिल्कुल अत्यंत रूप से आवश्यक नहीं होती है। अगर इनकी पूर्ति नहीं होगी तो भी व्यक्ति जीवित रह सकता है साथियों। अर्थात हम कहें इनकी आवश्यकता की पूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है। व्यक्ति इनके द्वारा जीवित रह सकता है,
जैसे मान लो व्यक्ति को नौकरी प्राप्त नहीं हो तो क्या व्यक्ति मर जाएगा? व्यक्ति जीवित रह सकता है साथियों। कई अन्य साधन होते हैं जीवन जीने के, पैसे कमाने के। साथियों नौकरी, उपलब्धि, व्यक्ति को मान लो कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी तो भी व्यक्ति जीवित रहेगा। सुरक्षा, सम्मान, प्रशंसा, ये सब क्या है साथियों? हमारे गैर अनिवार्य आवश्यकता है, अर्थात इनकी हमें अत्यधिक रूप से अनिवार्यता नहीं होती है। अर्थात समाज के द्वारा हम अर्जित करते हैं, वातावरण से इसे अर्जित किया जाता है, इसीलिए इसे हम सामाजिक या कर्तव्य आवश्यकता कहते हैं। और ये जो आवश्यकता है साथी हमारी, ये आवश्यकता ही किसी विशेष कार्य को, जो आवश्यकता होती है, इनको पूर्ति के लिए हम जिस कार्य के लिए, जिस अवस्था को, अर्थात जिस अवस्था को उत्पन्न करते हैं, वो हमारी क्या होती है? अंतर्नोद होती है। हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्ति को जब ये आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। जैसे ही मान लो व्यक्ति को भूख लगेगी तो व्यक्ति क्या करेगा? वो उसकी पूर्ति करना चाहेगा, अर्थात भोजन की तलाश करेगा। साथियों जो व्यक्ति उसकी तलाश के लिए जो बेचैन होता है, व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था होती है, वो ही हमें अंतर्नोद को जन्म देती है साथियों। अगला जो हमारा स्रोत है, उसमें 3 स्रोत, हमने 3 प्रमुख सोपान पढ़े थे। दूसरा सोपान हमारा, उसी की चर्चा करेंगे हम, जो है चालक कहते हैं, जिसे हम इस आवश्यकता के कारण ही उत्पन्न होता है। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें जिससे हम अगले सोपान की चर्चा कर सके। आप सभी साथियों को कक्षा कैसी लग रही है हमारी? एक बार कमेंट करके बताएं। अगर आप सभी साथियों को कक्षा अच्छी लग रही है तो हमारी कक्षा को लाइक करें और अपने अन्य साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। साथियों अगले सोपान की हम चर्चा करते हैं। अगला जो सोपान है हमारा, वो है चालक, जिसे अंग्रेजी में हम ड्राइव कहते हैं। साथियों जो चालक होता है, इसी को हम अंतर्नोद या प्रणोद भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपको एग्जाम में कोई सा भी नाम देखने को मिल सकता है, अंतर्नोद या प्रणोद, लेकिन आपको अंग्रेजी में ड्राइव देखने को मिलेगा, इसलिए आप इंग्लिश जो टर्म है हमारी उनको याद रखें। साथियों जो चालक होता है वो क्या होता है? अर्थात ऐसी अवस्था जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देती है, अर्थात हमारी जो आवश्यकता से जो उत्पन्न हमारी जो मानसिक अवस्था होती है, जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देती है, वो हमारी चालक कहलाती है। एक बार मैं यहां पर लिख दूं साथियों, फिर हम चर्चा करेंगे उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की। आवश्यकता से उत्पन्न ऐसी अवस्था जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देती है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या थी साथियों? भोजन। व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति की जो आवश्यकता है भोजन, वो क्या होती है? भूख को प्रेरित करती है। साथियों भोजन से हमें किस प्रकार का चालक उत्पन्न होता है? भूख। और जो भूख होता है, हमारा जो चालक होता है, वो इस प्रकार के व्यवहार को उत्पन्न करती है। अर्थात हमारी आवश्यकता क्या थी? भोजन। भोजन एक विशेष प्रकार की अवस्था, अर्थात हमें भूख उत्पन्न करती है और हम उसकी पूर्ति के लिए कार्य करने लग जाते हैं। अर्थात हमारे जो चालक होता है वो हमारे मस्तिष्क में हमारी जो मानसिक अवस्था होती है, जो हमारी आंतरिक दशा होती है, उसको बेचैन कर देता है इसकी प्राप्ति को करने के लिए। तो साथियों आवश्यकता से जो उत्पन्न ऐसी अवस्था व्यक्ति को क्रियाशील कर देती है, वो हमारी चालक या अंतर्नोद कहलाती है। जैसे मैं कहूं भोजन से हमें क्या अंतर्नोद उत्पन्न होता है? भूख। पानी से हमें प्यास। जो ये अंतर्नोद है साथियों, ये जो हमारे उदाहरण है, ये क्या है? हमारे अंतर्नोद चालक है साथियों। जिस आवश्यकता, जिस प्रकार की आवश्यकता हमारी मानसिक अवस्था को उत्पन्न करती है, बेचैनी उत्पन्न करती है, वो ही हमारा अंतर्नोद कहलाता है साथियों। जैसे अगला हमारा सोपान है साथियों, लक्ष्य प्राप्ति, या फिर हम कहें प्रोत्साहन। क्या है साथियों? प्रोत्साहन, जिसे हम लक्ष्य भी कहते हैं और उद्दीपक भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, इसको हम प्रोत्साहन, लक्ष्य और उद्दीपक कहते हैं।
कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, इन नामों को जरूर याद करें। साथियों, जो जिस चीज से, जिस तत्व से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अर्थात चालक की संतुष्टि हो जाती है, वो हमारी जो हमारी होती है, वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वो लक्ष्य की प्राप्ति होती पर अर्थात व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाता है। हमारी जो अभिप्रेरणा की जो कार्य होता है, जो व्यक्ति का अभिप्रेरित व्यवहार होता है, उसको संतुष्टि मिल जाती है। जो हमारा अभिप्रेरित व्यवहार होता है वो पूर्ण रूप से विराम नहीं होता है साथियों, इसकी प्राप्ति कर लेने पर। कैसे साथियों हम जानेंगे साथियों, अर्थात हम कहीं जिस तत्व से आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति अर्थात चालक की संतुष्टि होती है। अर्थात हमारा चालक क्या था, यहाँ पर भूख, व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है, व्यक्ति की भूख मिट जाती है, तो क्या होता है, हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। चालक को संतुष्टि मिल जाती है। वो हमारा क्या है साथियों, प्रोत्साहन है, लक्ष्य की प्राप्ति है। जैसे हम यहाँ पर ये जो हमारे 3 सोपान हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपकी आवश्यकता क्या है, पैसा कमाना है, नौकरी पाना है। हमने यहाँ पर 3 सोपान पढ़े, आवश्यकता, चालक, तीसरा क्या है हमारा, प्रोत्साहन। साथियों, जो आपकी आवश्यकता है पैसे कमाना, अर्थात सैलरी प्राप्त करना, क्या है साथियों, पैसे प्राप्त करना। आप पैसे प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, आपकी जो पैसे प्राप्त करने की जो आवश्यकता है, उसने किस चीज को जन्म दिया, कौन सी अवस्था को जन्म दिया, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं आप। क्या करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी किस प्रकार की आवश्यकता हुई, पैसे प्राप्त करने के लिए आपकी जो आवश्यकता उत्पन्न हुई, क्या हुई साथियों, नौकरी पाना चाहते हैं आप। नौकरी पाना चाहते हैं आप, नौकरी पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, नौकरी जो पाने के लिए आपको किस प्रकार की आवश्यकता, नौकरी की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की दिशा मिली, आपके व्यवहार को दिशा मिली। वो क्या है साथियों, चालक क्या है आपका, पढ़ाई है साथियों। आपकी जो पूर्ति होगी आवश्यकता की, किसके माध्यम से होगी, क्या उत्पन्न किया आपके, पढ़ाई साथियों। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, नौकरी की पूर्ति करनी है। जब आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा, क्या आपका पेपर पास हो जाएगा, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, जिससे आपकी संतुष्टि हो जाएगी। आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जो अभी इस समय पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। अर्थात हम एक प्रकार से समझे, व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार करता है वो अभिप्रेरित व्यवहार ही होता है साथियों। जैसे आपने सोचा कि हमें नौकरी प्राप्त हो गई या हमें भोजन प्राप्त हो गया, क्या हमारा अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार है, अभिप्रेरित जो व्यवहार है, वो यही समाप्त हो जाएगा। साथियों, जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है वो पूर्णतः विराम नहीं होता है। अभिप्रेरित व्यवहार, हमारी जैसे ही आवश्यकता खत्म होती है, हमारी कई आवश्यकताएं होती है, हमारी एक ही आवश्यकताएं थोड़ी है। जैसे हमारी नौकरी लग गई, क्या हमारी आवश्यकता पूर्ति हो गई, जैसे ही हमारी नौकरी लगेगी फिर हमारी शादी की बात होगी, उसके बाद जैसे ही शादी की बात होगी बच्चों की बात होगी। इस प्रकार हमारे जो दैनिक जीवन होता है उसमें क्या चलती रहती है, व्यक्ति की आवश्यकताएं चलती रहती है, व्यक्ति गाड़ी लाने की सोचेगा। इस प्रकार हमारी जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है दूसरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अब जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है वो परिवर्तनशील होता है। आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे। तो जो अभिप्रेरणा, आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है और इस अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 सोपान बताए साथियों। आप सभी साथी इन तीनों सोपानों को याद कर लें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में देकर कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का सोपान नहीं है। जब आपको ये तीनों सोपान याद होंगे तभी आप बता पाएंगे कि अभिप्रेरणा के सोपान कौन से नहीं है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं के बारे में। साथियों, जो अभिप्रेरित व्यवहार की जो विशेषताएं होती है
साथियों जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, आवश्यकता से उत्पन्न होता है। आवश्यकता से उत्पन्न होता है। अभिप्रेरणा क्या होती है, व्यक्ति की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। व्यक्ति की आंतरिक दशा होती है। आप व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा होती है उसको देख नहीं सकते हो साथियों, क्योंकि व्यक्ति की जो आंतरिक दशा होती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे व्यक्ति को भूख लग रही है, क्या आप पता लगा सकते हैं व्यक्ति को भूख लग रही है, व्यक्ति के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों जो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। अर्थात अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साथियों अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है, और अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार होता है साथियों चयनात्मक होता है। या हम यूं कहें जो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार होता है वो चयनात्मक होता है। हम जिस चीज की आवश्यकता के लिए कार्य कर रहे होते हैं, जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता होती है, हम उसी आवश्यकता से संबंधित कार्य करते हैं। उसी आवश्यकता से संबंधित हमारे चालक उत्पन्न होते हैं और उसी प्रकार की हमें जो होता है प्रोत्साहन मिलता है। साथियों ये क्या है, हमारा अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है वो चयनात्मक होता है। साथियों अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है चयनात्मक होने के साथ साथ एक प्रकार से हम कहें कि उद्देश्य की जो प्राप्ति होती है, उद्देश्य की प्राप्ति तक चलता है। हमारा जो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार होता है वो उद्देश्य की प्राप्ति तक चलता है। जब तक हमारा उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमारा ये व्यवहार चलता रहता है, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद क्या होता है, अभिप्रेरणात्मक जो व्यवहार होता है वो परिवर्तनशील होता है साथियों। क्योंकि जैसे ही हमें किसी चीज की किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, तुरंत हमारे सामने क्या आती है, दूसरी आवश्यकताएं आ जाती है, और फिर हम उसी दूसरे चक्र को पूरा करने के लिए लग जाते हैं साथियों। तो ये सभी हमारी अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। आप सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले। हम चर्चा करेंगे अब अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आप सभी साथी चैनल को जरूर शेयर करें साथियों अपने साथी दोस्तों के साथ, जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। साथियों जो हम चर्चा करेंगे अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा के प्रकार। तो फिर हम कहें साथियों जो अभिप्रेरणा के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा जो होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की जो होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। साथियों जो दूसरी हमारी अभिप्रेरणा होती है वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी होती है साथियों, बाह्य अभिप्रेरणा। साथियों जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है इसको हम अंग्रेजी में इंटरनल कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, और अभी बाह्य अभिप्रेरणा को हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, कभी कभार अंग्रेजी में भी नाम देखने को मिल जाते हैं। साथियों हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये क्या होती है, एक प्रकार से हम आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वो व्यक्ति की जो प्राकृतिक जो आवश्यकताएं होती है, जो इच्छाएं होती है, उनसे संबंधित होती है। प्रत्यक्ष रूप से हम कहें व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं से संबंधित होती है। या फिर हम कहें साथियों व्यक्ति इसमें जो कार्य करता है
व्यक्ति आंतरिक अभिप्रेरणा में जो कार्य करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है, अपनी हार्दिक प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। अर्थात आप सभी साथी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है साथी, इसको ध्यान रखिए। व्यक्ति आंतरिक अभिप्रेरणा में अपनी खुशी के लिए कार्य करता है, खुशी प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। जैसे कोई बालक किसी भी चीज का अध्ययन, किसी भी पुस्तक का अध्ययन इसलिए करता है कि उसे उसको पढ़कर खुशी प्राप्त हो रही है। व्यक्ति जो भी कार्य करे उसमें उसको खुशी प्राप्त होती है, जो कार्य करे उसमें, तो वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित होगा। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, इसमें किसी व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के दबाव में आकर कार्य करता है। व्यक्ति यहाँ पर अपने आप से प्रेरित होता है, व्यक्ति अपने आप से प्रेरित होकर कार्य करता है, अपने आप से प्रेरित। आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है उसमें व्यक्ति अपने आप से भी प्रेरित होता है, और यहां पर जो व्यक्ति होता है दूसरों के प्रभाव के कारण कार्य करता है, अर्थात दूसरों का प्रभाव। या हम कहें साथियों, यहां पर जो आवश्यकता, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है हमारी, वो उसमें जो व्यक्ति होता है, किसी आंतरिक खुशी प्राप्त नहीं होती है व्यक्ति को। व्यक्ति किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, अर्थात व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करना, व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना, व्यक्ति का नौकरी प्राप्त करना, ये क्या है, हमारी बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को टीचिंग कराने का शौक है, व्यक्ति अपनी खुशी से शिक्षण कराता है, व्यक्ति को पैसों से कोई मतलब नहीं, पैसे मिले या ना मिले, व्यक्ति अपनी रुचि के कारण, अपनी खुशी के कारण शिक्षण करवाता है, शिक्षण कार्य करता है, तो वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। और व्यक्ति पैसा प्राप्त करने के लिए, सैलरी प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो वो है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। जैसे प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करना, व्यक्ति कोई कार्य करता है प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो वो हमारा बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। जैसे किसी के अभिभावक कहते हैं कि अगर आप 12वीं में 90% लाते हो तो आपको बाइक दिलवाई जाएगी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति अभिप्रेरित होगा वो बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित होगा। और व्यक्ति अगर खुद बालक अपने आप से ही 90% लाने की सोचता है, 90% लाने की कोशिश करता है अपनी खुशी के लिए, तो वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा होगी साथियों। आप सभी साथियों को आशा करता हूं आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर समझ में आ गया होगा। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले साथियों। साथियों, आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी साथी और कक्षा अंत तक देखिए उसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर से साथियों एक और बेहतरीन सेशन में। धन्यवाद।